आ रही है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वो तमाम बच्चे के जो हेलो हाय कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, उनको हेलो। एंड आई एम योर टीचर फॉर इंग्लिश सैयद एहतिशाम अली, एंड वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर इंग्लिश ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे सलाम कर रहे हैं उन तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। और दिस इज एन ई कैट क्लास। नो बेटा, दिस इज अ जनरल क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ई कैट, एम डी कैट, बी कैट, जितने भी हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के वेरिएंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स का और इंग्लिश का मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप जो इंटरमीडिएट बेस्ड सिलेबस होता है उसको तैयार करते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर उसी पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ऑल्दो द टेक्निक इज अ बिट डिफरेंट, लेकिन सिलेबस सारा वही होता है जो आपने इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा होता है। बट एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, इसमें थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, it is not a test of your academic English, rather it is a test of your English as a language। ये आपकी इंटरमीडिएट इंग्लिश से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। उसकी बहुत ही माइन्यूट सी 2-3 चीजें हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन बाकी जो सारा सिलेबस है वो लैंग्वेज बेस्ड होता है। आमतौर के ऊपर इंग्लिश का जो पोर्शन है उसे जिन किताबों से सोर्स किया जाता है वो सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं। तो लिहाजा इसमें जो कुछ आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच होता है और वो तमाम वेरिएंट्स के लिए, जैसे ई कैट है, एम डी कैट है या बी कैट है, जो भी इदारे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उन सब की इंग्लिश जो है वो तकरीबन 80 to 90% जो है वो कॉमन होती है। कुछ टॉपिक्स का उसके अंदर फर्क आ जाता है, कहीं पे कोई चीज ऐड हो जाती है, कहीं से कोई चीज माइनस हो जाती है, लेकिन इन जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। तो जो बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या ई कैट की क्लास है, तो जी बेटा, ये ई कैट की भी क्लास है, ये एम डी कैट की भी क्लास है, ये बी कैट की भी क्लास है। तमाम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे वो इस क्लास के अंदर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमारी इंग्लिश की पहली इंट्रोडक्टरी क्लास है। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह आपके सफ़र को आपके लिए आसान बनाए और जिस मकसद के लिए आपने ये काम शुरू किया है पढ़ने का, तैयारी का, उस मकसद में आपको अल्लाह कामयाब करे। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें बहुत सारे मैसेजेस बीच में आप लोग कर रहे होंगे, तो मैं उन तमाम को ऑन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। इंशाल्लाह हम बीच में और क्लास के आखिर में कुछ टाइम स्पेयर करेंगे कि जिसमें आपकी चैट्स को, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फॉर्मेट से। देखिए, जो एप्टीट्यूड टेस्ट की इंग्लिश है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनमें आपको टेस्ट किया जाता है। सबसे पहला जो एरिया है वो वोकैबुलरी का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी के अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिन पे आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो सिनोनिम्स का है। सिनोनिम्स जो आप जानते हैं, जी बेटे, इंग्लिश इंजीनियरिंग वाले, बिजनेस वाले तमाम बच्चे वो ये इंग्लिश पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वोकैबुलरी के अंदर पहला जो सवाल हमारा बनता है वो होता है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हमारे यहाँ आमतौर पे इसको सिनोनियम कहा जाता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा या शायद बहुत सारे बच्चों ने इसको बोला भी होगा। तो सिनोनियम कोई वर्ड नहीं होता, इनफैक्ट सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बेटा? सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज के जिनकी मीनिंग जो है वो एक दूसरे से सिमिलर हो, उसको सिनोनिम कहा जाता है। अब आपके पास एक वर्ड आएगा, उस वर्ड के साथ आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपने उन ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना होगा एज फॉर द सिनोनिम,
जो मीनिंग के एतबार से क्लोजेस्ट होगा। इसके लिए जाहिर है कि आपको बहुत सारी वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वोकैबुलरी जो है बेटा, वो जाहिर है कि इंग्लिश के अंदर जो अल्फाज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 26 लाख वर्ड्स, 26 लाख के करीब अल्फाज हैं जो इंग्लिश के अंदर मौजूद हैं। और लैंग्वेज इज अ लिविंग थिंग, क्योंकि जबान एक जानदार चीज तस्वुर की जाती है, तो इसमें अल्फाज ऐड भी होते रहते हैं। लेकिन जाहिर है कि नोबडी कैन रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, ये सारे अल्फाज जो हैं वो किसी को याद हो जाएं, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेडिकल साइंस का मानना है कि एक ह्यूमन ब्रेन किसी लैंग्वेज के 7 to 10,000 वर्ड्स को मेमोराइज कर सकता है। 7,000 से 10,000 तक के करीब अल्फाज हैं जो हम मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा, किसी जबान को बोलने के लिए हमें कितने अल्फाज की जरूरत पड़ती है? नॉट मोर देन 2,000। अगर 2,000 अल्फाज किसी जबान के आपको आते हैं तो यू कैन स्पीक एंड राइट दैट लैंग्वेज वेरी फ्लुएंटली। आप उस जबान को लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं विद ओनली 2,000 वर्ड्स। तो जाहिर है कि हमारा जो रेंज ऑफ वर्ड्स होता है बेटा, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो लाखों में नहीं होता, वो 10-20 हजार भी नहीं होता, वो मैक्सिमम 3-4 हजार अल्फाज होते हैं जिसके ऊपर हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अब जो आपके पास वोकैबुलरी आती है, वो वोकैबुलरी कहां से आती है? उसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसको भी सोर्स किया जाता है। उसके लिए जो मुख्तलिफ लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट हैं उनसे भी अल्फाज को लिया जाता है। तो ये 26 लाख अल्फाज जो हैं इनको 3 फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरी मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है और तीसरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। यानी ये जो 26 लाख अल्फाज हैं, ये 26 लाख अल्फाज इन 3 फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिवाइड कर दिए जाते हैं। आमतौर पे हमें जो वोकैबुलरी आती है वो ज्यादातर वो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं जो हम नॉर्मल बोलचाल के अंदर बोल भी रहे होते हैं और लिख भी रहे होते हैं। लेकिन आपके टेस्ट के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो या तो मीडियम फ्रीक्वेंसी से आते हैं या फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी से आते हैं, और ये वर्ड्स आमतौर पे हमें मालूम नहीं होते हैं, तो लिहाजा हम यहां आकर के स्टक हो जाते हैं। अब उसका तरीका क्या है बेटे? उसका तरीका यह है कि हम आपके साथ हर क्लास के अंदर, आज तो इंट्रो क्लास है, इसके बाद वाली क्लासेस में हर क्लास के आखिर में हम एक वोकैबुलरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट के अंदर हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स हैं उनसे ली गई वोकैबुलरी को सॉल्व करते हैं और आप उसको थोड़ा थोड़ा करके मेमोराइज भी करते रहते हैं। तो इन दैट वे विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन मास्टर ऑल दीज वर्ड्स, जिनकी रेंज तकरीबन 1200 से 1500 के करीब होती है। ये तकरीबन कोई 1200 से 1500 के करीब अल्फाज हैं। इफ यू मेक श्योर that you know these words, you can attempt any aptitude test as far as vocabulary is concerned. तो लिहाजा हर क्लास में बेटा एक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट के अंदर हम तकरीबन 20 वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ये 1200-1500 के करीब अल्फाज जो है ये कवर हो जाएंगे। तो इट्स नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कि आपकी क्लास आप रेगुलर ले रहे हो और आपको जो काम या असाइनमेंट दिया जा रहा हो उसको आप वक्त के ऊपर कर रहे हो। तो इंशाल्लाह जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का टाइम करीब आएगा, उससे बल्कि बहुत पहले आपका सारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा। तो पहला जो सवाल हमारा आता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या है? वो सिनोनिम है। और सिनोनिम का मतलब मैंने आपको बताया क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं। अब आपको एक सेंटेंस की फॉर्म में भी वो दिया जा सकता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा है और ये एक वर्ड की और उसकी ऑप्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि यहां पे खाली एक वर्ड लिखा हुआ हो और आपके साथ उस वर्ड के साथ ऑप्शंस मौजूद हो और आप उस वर्ड को पढ़ के उन ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करें, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, वन ऑफ देम इज डिस्कर्टियस, बट दिस इज नॉट अंडरलाइंड। पहला वर्ड क्या है? डिस्कर्टियस का है, लेकिन ये डिस्कर्टियस का वर्ड जो है ये अंडरलाइन नहीं है, तो हमें अगर इसका मतलब नहीं भी आता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आता हो तो जाहिर है कि जुमला समझने में हमें आसानी हो जाएगी। डिस्कर्टियस का मतलब क्या हो सकता है बेटा? डिस्कर्टियस का मतलब मैनरलेस हो सकता है। उर्दू में हम कहते हैं बदतमीज या बदअखलाक,
डिस्कर्टियस। तो वो कह रहे हैं कि दैट स्टूडेंट इज डिस्कर्टियस, कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही डिस्कर्टियस है। कैसे? ही ग्रम्बल्स। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है? ग्रम्बल्स है। ही ग्रम्बल्स नो मैटर हाउ वन ट्राइज टू प्लीज हिम, कि कोई उसको मुतमईन करने की चाहे कितनी ही कोशिश करे, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा ग्रम्बल करता रहता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डज ग्रम्बल मीन? ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रम्बल का एक मतलब होता है बड़बड़ाना। इसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक और सिनोनिम इसका, वो क्या है बेटा? वो है मरमर। मैं यहां लिख देता हूं MUR, मरमर। मरमर का मतलब क्या है? बड़बड़ाना। तो ग्रम्बल का एक सिनोनिम क्या है? मरमर, यानी बड़बड़ाना। लेकिन ग्रम्बल का एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? वो यहां पर मौजूद जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक होगा। सो नाउ लेट्स सी कि वो ऑप्शंस क्या हैं। A गिगल्स, B स्कोल्ड्स, C कंप्लेन्स एंड D स्नेयर्स। अब जरा आप देखिए बेटा, मुझे बताइए चैट के अंदर कि ये जो वर्ड्स आपके पास हैं, जो ऑप्शंस में आ रहे हैं, इनमें से कितने वर्ड्स की मीनिंग्स आपको आते हैं? गिगल का मतलब क्या होता है? गिगलिंग, आमतौर पे बच्चे गिगल करते हैं ना, कलकारी मारना जिसको आप कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया है और उनका जवाब सही भी नजर आ रहा है। गुड, गुड इनफ, वेरी गुड। गिगल का मतलब कलकारी मारना, जो बच्चा कलकारी मार के हंसता है, लाउडली लाफ करता है। स्कोल्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक। स्कोल्ड्स मींस रिब्यूक, डांटना। अच्छा, मीनिंग मैं आपको बता दूं बेटा, फिर आप आंसर करेंगे ना तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। स्कोल्ड्स मींस डांटना, रिब्यूक। तीसरा है कंप्लेंट्स। अच्छा, कंप्लेंट्स जो है ये तो कॉमन है, ये तो हम सारे जानते हैं, ऑप्शन सी के अंदर शिकायत करना। और चौथा है स्नेयर्स। स्नेयर्स का मतलब होता है, यस, स्नेयर्स का मतलब होता है बेटा मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ, टू मेक फन ऑफ। राइट, मोहम्मद या कह रहे हैं कि सर ABC आती है, ठीक है, यानी कि 3 आते हैं, चौथा नहीं आता है। स्नेयर का मतलब होता है बेटा मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ। अभी चारों वर्ड्स जो है वो आपके सामने आ गए, ठीक है, और इन चारों वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपके सामने आ गए। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन ऑफ देम इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अब आप अपने आंसर क्विकली चैट के अंदर मुझे बता सकते हैं। खाली ऑप्शन लिख दें A, B, C और D, तो आपका जवाब मेरे सामने आ जाएगा। राइट, अब्दुल अहद का जवाब आ गया है, उबैदुर रहमान, उसैदुर रहमान, अब्दुल हसीब, अजेश कुमार, मोहम्मद उमर। राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। आप में से अक्सर के जवाब सही हैं, और उसकी वजह क्या है बेटा? उसकी वजह यह है कि आपको ग्रम्बल का मतलब पता चल गया। तो देखो, सिनोनिम्स को अटेम्प्ट करने के लिए जो बुनियादी चीज हमें समझ में आई वो क्या है? वो ये है कि जो अंडरलाइन वर्ड है, अगर हमें उस अंडरलाइन वर्ड का मतलब मालूम है तो हमारे लिए ऑप्शन को डिसाइड करना मुश्किल नहीं होगा, और अगर वो अंडरलाइन वर्ड हम नहीं जानते तो ऑब्वियसली पर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो यस, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। जो सही जवाब है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, कंप्लेंट्स। ग्रम्बल का मतलब क्या है बेटा? कंप्लेंट्स। अब आप इसको रिप्लेस करके पढ़ें तो जुमले के मीनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, दैट स्टूडेंट इज डिस्कर्टियस, ही कंप्लेन्स no matter how one tries to please him। बेटा बात समझ में आ रही है आपको? वोकैबुलरी के अंदर जो पहला सवाल हमारे पास आएगा वो क्या होगा? वो सिनोनिम बेस्ड होगा, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं उन वर्ड्स को आप अच्छे से मेमोराइज कर लो। उसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, उसके रूट्स के ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेंगे, ताकि आपको अगर वर्ड का मतलब ना भी आता हो तो रूट की मदद से या प्रीफिक्सेस की मदद से हम अंदाजा लगा सके कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। तो बात आपको समझ में आ रही है? आई मस्ट रिमाइंड यू ऑल कि ये जो क्लास है ये सिर्फ E-CAT वालों के लिए नहीं है। दिस कैटर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ E-CAT, MD-CAT एंड B-CAT। जो बच्चे बाद में आए हैं और सलाम कर रहे हैं उन तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। तो पहला आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है एंटोनिम्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्या होता है? सिनोनिम्स होता है, नॉट सिनोनिम।
ऐसे ही दूसरा क्या है, एंटोनिम्स है, नॉट एंटोनियम। असल में इंग्लिश जो है ना वो 3 तरह की बोली जाती है दुनिया के अंदर। 3 तरह की इंग्लिश है जो बोली जाती है। एक जिसको हम कहते हैं यूएस इंग्लिश, यानी अमेरिकन इंग्लिश जिसको कहा जाता है। दूसरी है जीबी इंग्लिश, यानी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। तो अमेरिकन और ब्रिटिश के नाम से तो आप वाकिफ ही है। लेकिन एक और इंग्लिश है जो हम बोलते हैं और वो है पाकी इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, जो बिल्कुल होममेड है, जो हमने घर पे बैठ करके बनाई है, बिल्कुल खालिस देसी रेसिपी है। और इसका अंग्रेजों को दूर दूर तक कुछ नहीं पता है। इसके प्रोनाउंसिएशन भी हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, इसकी ग्रामर भी हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो पाकी इंग्लिश है ये अक्सर प्रॉब्लम का बाइस बन जाती है। देखो लैंग्वेज जो है ना वो एक बड़ी फ्रेजाइल चीज होती है बेटा। इसके अंदर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। जाहिर है कि टेस्ट में तो प्रोनाउंसिएशन मौजूद नहीं है, ना उससे कोई फर्क पड़ता है। बट व्हेन यू स्पीक अ लैंग्वेज, इफ यू मिसप्रोनाउंस अ वर्ड, ऑब्वियसली इट कैन लीव अ बैड इंप्रेशन ऑफ योर्स। अगर आपने एक वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया है, इवन उर्दू के अंदर अगर आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी वर्ड को, तो सुनने वाले पे उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। और चलो इंप्रेशन को भी हम उठा के साइड पर रख देते हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट इंप्रेशन। हम बहुत ही रफ एंड टफ लोग हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इफ यू मिस प्रोनाउंस अ वर्ड, अगर आप किसी लफ्ज को गलत प्रोनाउंस करते हो तो बाज वक़ात उसका मीनिंग तक चेंज हो जाता है। तो लिहाजा इसलिए प्रोनाउंसिएशन का सही होना दैट मैटर्स अ लॉट। बहरहाल दूसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, वो है एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स कि जिनके मीनिंग ऑपोजिट होते हैं। वर्ड ऑपोजिट बचपन से हम करते आ रहे हैं, अल्फाज जिद जिसको कहा जाता है। तो दूसरा जो आपके पास सवाल आ सकता है वोकैबुलरी के अंदर, वो क्या है बेटा, वो है एंटोनिम बेस्ड। एंटोनिम्स के ऊपर ये सवाल बनाया जाता है। इसके अंदर भी वही सारी सूरत हाल है। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप उसका सिनोनिम भी डिसाइड कर लेंगे और उसका एंटोनिम भी डिसाइड कर लेंगे। और अगर आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो क्या सिनोनिम और क्या एंटोनिम, फिर आप खाली तुक्का लगाएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के से काम चल जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग भी है तो ऑब्वियसली इट कैन हार्म यू, इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो जो वर्ड एंटोनिम में हमारे पास आया है वो क्या है, वो है वैनिटी। वैनिटी, अब ये वैनिटी का मतलब क्या होता है पहले तो जरा ये समझ लीजिए। वैनिटी एक पोएम के अंदर जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में शामिल भी है, फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ कराची बोर्ड के अंदर तो पढ़ाई जाती है, बाकी बोर्ड्स का मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन उसमें एक सर हेनरी वॉटन की नज़म है। सर हेनरी वॉटन की नज़म में उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी इंटरमीडिएट का सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसमें आने वाली वोकैबुलरी को जरूर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स आपको वहां से मिल जाते हैं। देखो हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश को हमने आम तौर पे बिल्कुल सुतेले बच्चों की तरह ट्रीट किया है। इसको हम आखिरी 2 महीने के अंदर तैयार करते हैं। हमारे हिसाब से इसमें क्या करना है, बस रट्टा लगाना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, एसेज हैं, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, मिस बता देंगी इंपॉर्टेंट क्या है, हम उनको याद करके चले जाएंगे। तो हमने इसको कभी एज अ लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं, हमने इसको हमेशा एक सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया है। वरना आप सोचो बेटा कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 11 years दैट यू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, यानी क्लास 1 से इंग्लिश शुरू हो जाती है ना, क्लास 1 में जाने से पहले ही, बल्कि अभी आप क्लास 1 में नहीं गए, अभी आप घर पर ही हो, लेकिन अम्मी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद करवा देती है। तो इंग्लिश का आगाज तो घर से हो जाता है। एंड नाउ यू आर इन ग्रेड 12, सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 11-12 years दैट यू हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश। अगर हर साल बेटा इमेजिन करो, अगर हर साल तुमने सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड्स भी नए सीखे होते, या चलो 100 बहुत ज्यादा है, इसको हम कम कर लेते हैं, हर साल तुमने अगर 50 वर्ड भी सीखे होते, 365 दिन हैं, 365 days, और अगर इन 365 दिनों के अंदर तुम 50 नए अल्फाज सीख रहे होते, तो सोचो ये 11 साल के अंदर कितने बन जाते, ये 550-600 के करीब नए अल्फाज बन जाते।
और सेकेंड ईयर में आने के बाद तो ऑब्वियसली अब ये काम मजबूरन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया है। बहुत सारे वर्ड्स हमारे सिलेबस से होते हैं, पता मैं ये रहा था। बहुत सारे वर्ड्स हमारी टेक्स्ट बुक्स में से होते हैं, लेकिन हमने उन टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा थॉरली नहीं पढ़ा होता, उसके अंदर से वर्ड्स को मार्क नहीं किया होता, तो वी आर नॉट एबल टू टेल देयर मीनिंग्स। हालांकि ये वर्ड जो है वैनिटी, जैसे मैंने बताया कि ये फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद एक पोएम है सर हेनरी वॉटन की, उससे लिया गया है। सर हेनरी वॉटन ने वहां कहा था, और थॉट ऑफ वैनिटी, ये आदमी जो है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये आदमी जो है वो थॉट ऑफ वैनिटी से पाक है, यानी किस किस्म के ख्यालात से पाक है जो वैनिटी के होते हैं। अब वैनिटी का माना क्या होता है? वैनिटी का माना होता है एरोगेंस। एरोगेंस किसको बोलते हैं बेटा? एरोगेंस कहते हैं तकब्बुर को, बड़ाई को, राइट। उर्दू में भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो एरोगेंस या वैनिटी माने तकब्बुर, बड़ाई। अब यहां आपको वैनिटी का ऑपोजिट बताना है, यानी अगर एक तरफ तकब्बुर है, एरोगेंस है, प्राइड है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? ए मॉडेस्टी, बी प्रोस्पेक्ट्स, सी प्राइड एंड डी इमेज। देखो प्राइड तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइड तो क्या हो जाएगा इसका? प्राइड तो सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि वैनिटी का मतलब भी एरोगेंस है और प्राइड का मतलब भी एरोगेंस ही होता है। अगरचे प्राइड जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्राइड का मतलब भी बहरहाल सिनोनिम में एरोगेंस ही निकलेगा। इमेज और प्रोस्पेक्ट्स जाहिर है कि ये भी नहीं हो सकता, तो ले देकर हमारे पास एक ही वर्ड बाकी बचता है, और वो क्या है? वो है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी इज द राइट आंसर। मॉडेस्टी का माना क्या होता है? मॉडेस्टी का माना होता है हम्बलनेस, आजजी, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू के अंदर आजजी। तो ये जो मॉडेस्टी है ये क्या हो गया बेटा? ये वैनिटी का, एरोगेंस का ऑपोजिट हो गया, यानी एंटोनिम हो गया। सो द की इज दैट यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इफ यू मेक श्योर दैट यू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, यू कैन अटेम्प्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। दोनों तरह की चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको उन वर्ड्स के मीनिंग्स आना यह शर्त है। तो बेटा पहला जो सवाल हमारा चल रहा है वोकैबुलरी बेस्ड है, और उसके अंदर दो मैंने आपके साथ शेड्स डिस्कस किए। एक सिनोनिम्स का सवाल आता है और दूसरा एंटोनिम का सवाल आता है। जी हां, आपका जवाब दानियाल बिल्कुल ठीक है, राइट राइट। दानियाल ने जवाब दिया है मॉडेस्टी होगा। जी बिल्कुल ठीक है दानियाल। अच्छा ये बताइए बेटा कि ये जो वोकैबुलरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जरा मुझे जवाब दें। ये जो वोकैबुलरी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपके सामने जो आ रहे हैं, क्या ये वर्ड्स आपको लगता है कि मीडियम फ्रीक्वेंसी से है या हाई फ्रीक्वेंसी से है? दो फ्रीक्वेंसीज मैंने भी आपको बताई थी, तो डू यू थिंक दे आर फ्रॉम मीडियम फ्रीक्वेंसी और फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी? कहां से हैं ये? जरा इसका जवाब दीजिए। What is your guess and what is your take? Medium frequency, okay, good. जमीन कह रहे हैं कि जी लो फ्रीक्वेंसी, फाइन. Yes, let me have some more responses, please. Samin says medium, Ilsa says medium, okay, good. अब मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं असल में. लो, राइट. Ras says medium, Ayas, right, fine, good. देखिए सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि एक ही सवाल का तीन मुख्तलिफ जवाब मेरे पास आ गया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर लो फ्रीक्वेंसी है, कुछ ने कहा कि मीडियम है, कुछ ने कहा कि हाई है, और एक बच्चे ने कहा सर वेरी हाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक ही सवाल वो मुख्तलिफ बच्चों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए बहुत मुश्किल। तो अब ये बेटा आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें कितना एफर्ट पुट इन करना होगा। यानी अगर आपका जवाब था कि जी लो फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप बहुत आराम से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपका जवाब था मीडियम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा एफर्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड है। और अगर आपका जवाब हाई फ्रीक्वेंसी या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट और फोकस करना पड़ेगा। तो देखो हर बच्चे का अपना एक आईक्यू लेवल होता है बेटा,
हर बच्चे की समझने की अपनी एक सलाहियत होती है। बहुत दफा एक चीज को हम आसान समझ के पढ़ाते हैं लेकिन सामने वाले बच्चे के लिए वो बहुत मुश्किल होती है। और कई मर्तबा हम एक चीज को बड़ा मुश्किल समझ के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और बच्चा सोचता है कि यार ये तो आसान सी चीज है, सर इसको बार बार क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इफ यू थिंक एंड समटाइम्स इफ यू फील कि यार बहुत आसान सी बात है लेकिन सर इसको इतना इलैबोरेट क्यों कर रहे हैं, इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, तो बेटा प्लीज जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड बी पेशेंट। इस बात को जहन में रखिएगा कि हमारी क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हर कैलिबर के हैं, उनमें हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो कहीं मुझे थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा आसान चीज को भी समझाने के लिए, और कहीं हो सकता है कि मुश्किल चीज भी फौरन ही आपको क्लिक कर जाए। तो ये जो सवाल था इससे मुझे आपके कैलिबर का थोड़ा सा अंदाजा हो गया है एंड आई एम हैप्पी कि ज्यादातर बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एंटोनिम का आपको समझ में आ गया बेटा कि एंटोनिम क्या होते हैं, वर्ड ऑपोजिट्स होते हैं। और की क्या है इसके अंदर, वही की है कि आपको अल्फाज की मीनिंग्स आते हो। इफ यू नो द मीनिंग्स यू विल नॉट बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन टू डिसाइड द सिनोनिम्स और द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन हियर। और ये लिस्ट कितनी है बेटा, ये लिस्ट तकरीबन मैंने आपको बताया कि 1200 से 1500 के करीब अल्फाज हैं कि जिनको हमने तैयार करना है। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर वो क्या है, वो है होमोफोन्स का। होमोफोन्स भी बहुत सारे बच्चों के लिए शायद नया ना हो, होमोफोन्स को आप जानते ही होंगे। होमोफोन्स, फोन जो है, ये जो फोन का सफिक्स है ये साउंड के मानों में इस्तेमाल होता है। आप जानते ही हैं टेलीफोन का वर्ड बहुत कॉमन है, तो जहां फोन का सफिक्स आपको नजर आएगा तो इससे मुराद क्या होगी, इससे मुराद साउंड है। ठीक है, इससे मुराद साउंड है। होमोफोन्स का मतलब क्या हो गया, होमो का माना होता है सेम और सिमिलर, तो होमोफोन्स का मतलब हो गया वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स। यहां मतलब की बात नहीं हो रही बल्कि यहां साउंड्स की बात हो रही है। ऐसे अल्फाज बेटा कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती है या जिनका स्पेलिंग मिलता जुलता है लेकिन उनके मीनिंग्स अलग हैं, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। इसी के अंदर होमोनिम्स भी आते हैं, इसी के अंदर होमोग्राफ्स भी आते हैं, इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैंने यहां हेडिंग डाली है होमोफोन्स की, लेकिन इसके अंदर आपको होमोनिम्स भी नजर आएंगे और इसके अंदर आपको होमोग्राफ्स भी नजर आएंगे। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो फर्क मैं आगे आपको एलैबोरेट कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि जो होमोफोन्स वाला सवाल है इसमें क्या हो रहा है, आपको ऐसे वर्ड्स दिए जा रहे हैं कि जिनके साउंड सिमिलर हैं या स्पेलिंग सिमिलर हैं लेकिन मीनिंग के अंदर फर्क पाया जाता है। मैं एग्जाम्पल पे जाने से पहले आपको एक और वर्ड की फॉर्म में एग्जाम्पल देता हूं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, ये एक वर्ड है स्टेशनरी, राइट, और ये एक वर्ड है स्टेशनरी, राइट। नाउ बोथ ऑफ दीज वर्ड्स साउंड क्वाइट द सेम। दोनों अल्फाज जो है उनका साउंड बिल्कुल एक जैसा है, स्टेशनरी स्टेशनरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोई फर्क है तो आप बताएंगे कि जी हां इसके अंदर फर्क है, और वो फर्क क्या है बेटा, वो फर्क है ई का और ए का। यहां पे आप देख सकते हैं कि ई मौजूद है और यहां पे ए मौजूद है। तो एक लेटर के फर्क से जाहिर है कि आपका वर्ड चेंज हो गया। एक लेटर भी अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब वो वर्ड चेंज हो जाता है। ये जो स्टेशनरी है, ई वाला स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है बताइए जरा कमेंट्स के अंदर, चैट पे मैं देख सकूं। यस, कॉमन वर्ड है स्टेशनरी, ई वाला स्टेशनरी, इसका मतलब बताइएगा। यस, राइट, फाइन जी, वालेकुम अस्सलाम। वो सारे स्टूडेंट्स जो बाद में सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। पेंसिल इरेजर्स वगैरह बिल्कुल ठीक है। वो जो राइटिंग मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी, यानी ई वाला स्टेशनरी। यानी ई से आप याद रखें, ई फॉर एजुकेशन, और एजुकेशन हासिल करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं चीजें वो सब क्या कहलाती हैं, राइटिंग टूल्स होते हैं, स्कूल स्टफ होता है, वो सारा का सारा जी हां स्टेशनरी कहलाता है। और ये जो दूसरा वाला स्टेशनरी है ए वाला, इसका मतलब क्या है, मोहम्मद अब्दुल्ला बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा। ए वाले स्टेशनरी का मतलब बताइए क्या होता है जी, गुड गुड, ओवैस, राइट, अशफाक
आयशा अशफाक, राइट, सैयदा ईमान, वेरी गुड। एट रेस्ट, जिसको हम कहते हैं मोशनलेस, ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब क्या होगा? मोशनलेस, यानी जो बेहिस्सो हरकत है, रुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है, नॉट मूविंग, यस। जैनब बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। प्रदीप बिल्कुल ठीक है बेटा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो एक दूसरे से 180 डिग्री के ऊपर मुख्तलिफ है, लेकिन फर्क कितना है दोनों वर्ड्स में? एक लेटर का फर्क है, एक में ई आया, दूसरे में ए आया, लेकिन इस छोटे से लेटर के फर्क से वर्ड चेंज हो गया। ये कहलाते हैं बेटा होमोफोन्स। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं होमोफोन्स। बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है। अब इन होमोफोन्स को देखने के लिए अगर हम देखें तो हमें इनके दरमियान आने वाले छोटे छोटे डिफरेंसेस को नोटिस करके सेंटेंस के अंदर उनको इस्तेमाल करना होता है। मैं आपके सामने सेंटेंस पढ़ देता हूं। There were hordes of people in town this afternoon. H-O-R-D-E-S, hordes, and H-O-A-R-D-S, hordes. आप देख सकते हैं कि इन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेलिंग का फर्क है, लेकिन मीनिंग में कोई ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फातिमा दोनों चैट से बेटा, ठीक है, राइट। नहीं आतिका, रीथिंक, थिंक ट्वाइस। रोहान बिल्कुल ठीक जवाब है बेटे, रजा बिल्कुल ठीक जवाब है। चलो मैं आपको पहले इसका मतलब बता दूं। ये जो होर्ड है, HORDE वाला होर्ड, इसका मतलब होता है क्राउड। एक बहुत बड़े मजमे को, क्राउड को होर्ड कहते हैं। HORDE, उसका प्लूरल बन जाएगा तो होर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होर्ड है HOARD होर्ड, इसका मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज का जखीरा बड़ा, कलेक्शन, उसको हम कहते हैं होर्ड, HOARD होर्ड, ठीक है। अब अगर आपको इनका मीनिंग पता चल गया तो आई एम श्योर यू कैन इजीली टेल द आंसर। अब आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। देयर वर hordes ऑफ पीपल इन टाउन दिस आफ्टरनून, व्हिच वन इज करेक्ट? यस, कैन आई सी योर आंसर्स प्लीज in the chat box? Yes, good Tuba, नूरुल हुदा जी, बिल्कुल। तमकिनत, आपने जो एग्जाम्पल दी है बिल्कुल ठीक दी है बेटे। परवेज ठीक है, स्पेलिंग एरर हो गया परवेज। अदीना, सुलेमान, बीबी, राइट, आयशा, राइट। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हमारी थोड़ी फेमिलियरिटी बन जाए, हम एक दूसरे को जान जाए, राइट। दानियाल वेरी गुड बेटे, शाबाश। अच्छा, एक बात तो तय हो गई भाई कि क्लास का जो कैलिबर है ना वो हाई है, मतलब छोटी सी टिप से भी आपको बात समझ में आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि ज्यादा इसमें भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी। एंड यस, गुड, वेरी गुड इमाम बख्श, गुड। सो हियर इज द आंसर, देयर वर hordes of people. The first one is the right answer. There were hordes of people in town this afternoon. आज दोपहर को शहर के अंदर लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा, जम्मे गफीर मौजूद था। Hordes means crowd of people. बात समझ में आ रही है बेटे आपको? ये हो गया हमारा वोकैबुलरी का तीसरा शेड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ वोकैबुलरी, राइट। ये 27 नहीं है, 26 भी नहीं है, ये खाली 4 हैं, जिसमें से 3 हमने पढ़ लिए। थैंक यू राइज अवध, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने 4 में से 3 शेड्स को डिस्कस कर लिया, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को और होमोफोन्स या होमोनिम्स को। तो इसमें लेकिन एक चीज जो अभी तक आपको समझ में आ गई वो क्या है? वो ये है कि हमारा सारा का सारा वोकैबुलरी, चाहे उसका कोई सा भी शेड हो, वो डिपेंड करता है हमारी रेंज ऑफ वर्ड्स के ऊपर। अगर हमें वो सारे अल्फाज याद हों तो हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स बहुत आराम से कर सकते हैं। की क्या है? की यही है कि आपको वर्ड्स मेमोराइज हों, और उसके लिए मैंने आपको बताया, जो बच्चे बाद में ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं बेटा कि अगली क्लास से जो रेगुलर क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह, तो हर क्लास के अंदर हम आखिर में एक वोकैबुलरी का टेस्ट अटेम्प्ट किया करेंगे कि जिसमें उन तमाम वर्ड्स को हम थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेंगे जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी बेटे, पेयर ऑफ वर्ड्स की तरह ही होमोफोन्स होते हैं बिल्कुल, लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स में और इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, उस पर अभी हम बात करने आ रहे हैं।
तो तीन चीजें हमारी हो गई वोकैबुलरी से रिलेटेड। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम बात करेंगे, अगरचे वो सवाल तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं आता है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर यह सवाल मौजूद है और यह थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन अब मैं जिस चीज की तरफ जा रहा हूं वो थोड़ी सी बच्चों के लिए मुश्किल होती है। अच्छा, दयान अहमद रेस्ट, बेटा मुझे कह रहे हैं कि मैं रेस्ट कर लूं या आंसर दे रहे हैं? दयान थोड़ा सा एलैबोरेट करें इसको बेटा। हाँ, अच्छा, आपको ये लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ा रहे हैं, थक गए होंगे तो आराम कर लें। जज़ाकल्लाह बेटे, जीते रहो, खुश रहो। आइए जनाब अगली चीज की तरफ चलते हैं। अगली चीज क्या है वोकैबुलरी के अंदर? एनालॉजीज। एनालॉजीज, एक तो बहुत सारे इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। एनालॉगी मैंने सुना बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं एनालॉगी, और बहुत सारे एनालॉजी, है ना? तो ये ना एनालॉगी है ना एनालॉजी है, दिस इज एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए एनालॉजी जो अभी बच्चा बात कर रहा था, एनालॉजी जो है बेटा ये बेसिकली क्या है? ये है पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट? एनालॉजी के अंदर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिया जाता है। जी हाँ निया, क्राउड, क्राउड इज अ लिविंग वन ऑब्वियसली। तो इसमें क्या कंफ्यूजन क्या हुआ हनिया? होर्ड इज फॉर क्राउड एंड क्राउड इज लिविंग ऑब्वियसली। आने थोड़ा सा इसको क्लियर करो बेटे, कंफ्यूजन क्या हो रहा है? एनालॉजी का मतलब है बेटा पेयर ऑफ वर्ड्स। अब ये पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या होता है? देखो पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर तुम्हें दो अल्फाज दिए जाते हैं और उन दोनों अल्फाज के दरमियान एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, यानी वर्ड्स के मीनिंग का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो रिलेशन है वो कुछ भी हो सकता है। हमें वो तमाम रिलेशंस जो है वो आने चाहिए। अगर हमें वो तमाम रिलेशंस आते हैं तो हम एनालॉजी का सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर हमें वो रिलेशंस नहीं पता तो एनालॉजी को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि दो वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन है, कनेक्शन है, वो क्या है। अब वो रिलेशन क्या हो सकते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। मसलन वो रिलेशन जो है वो सिनोनिम का हो सकता है, यानी दोनों वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं वो एक दूसरे के क्या है बेटा? सिनोनिम है। वो रिलेशन जो है एंटोनिम का हो सकता है, यानी पेयर के अंदर जो दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जैसे ये दो वर्ड्स आप देख रहे हैं, दो वर्ड्स, राइट? तो जो दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स हैं। वो रिलेशन क्या हो सकता है? वो रिलेशन होल एंड पार्ट का रिलेशन हो सकता है, यानी उसमें से एक वर्ड जो है वो होल है और दूसरा उसका पार्ट है। मिसाल के तौर पर बुक एंड पेज। तो बुक क्या है? होल है, और पेज क्या है? उसका पार्ट है। तो ये रिलेशन होल एंड पार्ट का रिलेशन भी हो सकता है। जी बेटा, नस्ट के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से वो रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट का हो सकता है, या इंग्रेडिएंट का हो सकता है कि दो वर्ड्स हैं, उसमें से एक वर्ड जो है वो प्रोडक्ट है और दूसरा वर्ड क्या है? वो उसका इंग्रेडिएंट है या उसका कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पर टी एंड शुगर। तो टी क्या है? टी एक प्रोडक्ट है, और शुगर क्या है? शुगर उसका इंग्रेडिएंट है। तो आप देख रहे हो कि ये जो रिलेशंस हैं इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कोई लॉजिकल या कोई बहुत एग्जैक्ट हमारे पास लिस्ट मौजूद नहीं है कि ये कौन से रिलेशन हो सकते हैं। यस, वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रिलेशंस एंड वी विल इंशाल्लाह। तो बहुत कॉमन रिलेशंस हैं, उनके ऊपर हम बात भी करेंगे। जी हाँ बेटा, मोहम्मद नुमान मौजूद है, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे और उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन एनालॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटे? से यस और नो, से यस और नो प्लीज। एनालॉजी के अंदर क्या होगा? पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, उन दोनों वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशन होगा और उस रिलेशन को फाइंड आउट करना होगा। बिलाल नासिर दोबारा सुन लो बेटा, एनालॉजी के अंदर दो वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे ये वर्ड आ गया टॉस एंड हर्ल। बिलाल यहां तवज्जो करना बेटे। अच्छा, जो यस कह रहे हैं और यप कह रहे हैं, दे आर गुड इनफ, उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए री एक्सप्लेन कर रहा हूं। दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन सिनोनिम का, एंटोनिम का, होल एंड पार्ट का, प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट का, कुछ भी हो सकता है। और जो रिलेशन यहां पर रूट वर्ड्स में दिया जाएगा वही रिलेशन आपने नीचे मौजूद ऑप्शंस के अंदर तलाश करना होगा। गुड, अच्छा, मेजॉरिटी को समझ में आ गया है। नहीं, एमडीकेट वाले परेशान ना हो इस सवाल को लेकर के खदीजा, एमडीकेट वाले परेशान ना हो। तो टॉस एंड हर्ल, एक ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिलेशन है जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? वो रिलेशन क्या है? देखो जरा तवज्जो करना, थोड़ा मुश्किल है बेटा। ए इज द सेम थिंग एज बी बट मोर एक्सट्रीम। ए इज द सेम थिंग एज बी बट मोर एक्सट्रीम। यानी जो दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसमें से ए वही चीज है जो बी है, लेकिन ए उसका एक्सट्रीम है और बी जो है वो उस एक्सट्रीम से थोड़ा नीचे है। दो वर्ड्स हैं, उनके दरमियान रिलेशन क्या है कि ए इज द सेम थिंग एज बी बट मोर एक्सट्रीम। ए और बी दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन उनके दरमियान किस चीज का फर्क है? उनके दरमियान लेवल का या एक्सट्रीमिज्म का फर्क है। मिसाल के तौर पे टॉस एंड हर्ल। टॉस का मतलब क्या है? उछालना। कोई मैच होता है तो उसमें आप देखते हैं टॉस किया जाता है। और हर्ल का मतलब क्या होता है? हर्ल का मतलब भी उछालना ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से। जैसे आपके पास कॉइन था और आपने उसको ऐसे करके उछाला, हल्के से, ये टॉस हो गया। और आपके हाथ में खंजर था और वो आपने किसी को खींच के मारा, ये हर्ल हो गया। अगर आपने जिस रफ्तार से टॉस उछाला था उस रफ्तार से खंजर मारेंगे तो वो इंशाल्लाह बीच में गिर जाएगा, तो आपका टारगेट जो है वो हिट नहीं होगा, तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो हो सकता है वो आपको पलट के मारे और ज्यादा जोर से मारे। तो लिहाजा टॉस और हर्ल के दरमियान फर्क क्या है? टॉस एंड हर्ल के दरमियान फर्क है डिग्री का। यस, सेम चीज है, टॉस माने भी उछालना और हर्ल माने भी उछालना, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ डिग्री। फर्क डिग्री का है। टॉस हल्के से उछालना है और हर्ल बहुत ज्यादा जोर से, कुव्वत से, ताकत से उछालना या फेंकने को बोलते हैं। अब आप तलाश कीजिए बेटा कि इन चार ऑप्शंस के अंदर आपको सेम रिलेशन कहां पे मिल रहा है। ए स्पीक और शाउट, ये दोनों एक ही चीजें हैं। स्पीक में भी आप क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये मैंने क्या किया? मैंने बोला। और इसी को मैं जरा एक्सट्रीम डिग्री के ऊपर ले जाता हूं। मैं आपसे कहता हूं बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये भी मैंने क्या किया? ये भी मैंने आपसे बात की। तो दोनों में बात हो रही है, लेकिन फर्क क्या है? डिग्री का फर्क है। तो पता चलता है कि ये इट कैन बी द आंसर, बट डोंट मेक हेस्ट। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बहुत दफा ये भी होता है बेटा कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा और आपको लगा कि यार यही आंसर है, आपने बात कर दिया। बट नेवर डू दिस मिस्टेक, ये गलती कभी ना कीजिएगा। बहुत दफा ऐसा होता है कि अगला ऑप्शन या उससे अगला ऑप्शन वो और ज्यादा करीब होता है जवाब के। तो लिहाजा अगर आप जल्दी करेंगे तो यू मे मेक अ मिस्टेक, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो अनलेस और अनटिल यू रीड ऑल द ऑप्शंस थॉरली, जब तक कि आप तमाम ऑप्शंस को अच्छे से ना पढ़ ले बेटा, उस वक्त तक के प्लीज अपना आंसर मार्क करने की जरूरत नहीं है। आपको पहला ऑप्शन ही पढ़ के अंदाजा हो गया कि दिस इज द आंसर, बट डोंट मार्क इट अनलेस यू गो थ्रू द रिमेनिंग ऑप्शंस। ठीक है, हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर बी क्या है? फॉरगेट एंड लर्न। आर दे द सेम? फॉरगेट एंड लर्न, फॉरगेट भूलना, लर्न याद करना, आर दे द सेम? नो। कंसीडर एंड फॉर्मुलेट। कंसीडर एंड फॉर्मुलेट, कंसीडर माने सोचना, गौर करना, और फॉर्मुलेट माने किसी चीज को फॉर्म करना, किसी चीज को फॉर्म करना, बनाना, राइट? आर दे द सेम? अक्षत कुमार नो, मुर्तजा नो, स्टिल डिफरेंट? हानिया यस डिफरेंट। सेंस एंड फ्लरिश, sense and flourish, right? Sense and flourish, are they the same? Sense माने yes, sense माने right, किसी चीज को महसूस करना, yes साद हसन ठीक है। फ्लरिश माने प्रोग्रेस करना। तो ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं,
राइट, नादिर अली, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, वेरी गुड मोहम्मद यूशा, बिल्कुल सही है बेटे। तो जवाब क्या निकलेगा? टॉस एंड हर्ल के दरमियान जो रिलेशन था वो क्या था? ए इज द सेम थिंग एज बी बट मोर एक्सट्रीम। ए वही है जो बी है, लेकिन ए बी के मुकाबले में या बी ए के मुकाबले में ज्यादा एक्सट्रीम है। तो इसी तरीके से बेटा ऑप्शन ए के अंदर हमें नजर आता है स्पीक एंड शाउट दोनों सेम है। स्पीक माने भी बोलना, बी शाउट माने भी बोलना, लेकिन शाउट जो है वो एक्सट्रीम डिग्री है, स्पीक उससे नीचे की डिग्री है। जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, आपके आंसर्स आ रहे हैं, आई कैन सी देम एंड दैट्स वेरी गुड, इंप्रेसिव, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई एम हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्सेस, यस, गुड इनफ, राइट राइट राइट, गुड इनफ। तो ये हो गया हमारा बेटा वोकैबुलरी बेस्ड चौथा सवाल, राइट। तो पहला जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर सवाल आता है वो सवाल आता है वोकैबुलरी का, और उस वोकैबुलरी के सवाल में 4 तरह की चीजें हैं कि जिनको हम डिस्कस करते हैं। जी वंश, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा बेटा, डोंट यू वरी अबाउट दैट। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स एंड एनालॉजीज, इसमें कोई प्रॉब्लम है अब तक तो बताइए? नो, यस, एनएडी में आएगा, जी बिल्कुल आएगा बेटा। क्राउड का प्लूरल, देखो क्राउड तो खुद कलेक्टिव नाउन है ना बेटा। अच्छा, मैं जरा अब आपके मैसेजेस के ऊपर आ गया हूं, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं थोड़ा सा आपके मैसेजेस को रिप्लाई कर दूं, यहां से भी हो जाएगा ना। अच्छा, फ्लरिश माने प्रोग्रेस करना उमर, फ्लरिश प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, तरक्की करना। अहमद भट्टी, नहीं एनालॉजीज नहीं है बेटा, अक्सा उसमें नहीं है। सिनोनिम अबीर, सिनोनिम का मतलब है बेटा मिलते जुलते अल्फाज, वर्ड सिनोनिम माने अल्फाज मुतरादिफ। मोहम्मद हुज़ैफा, कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा, स्टे कनेक्टेड टू द क्लास, इंशाल्लाह क्लास के आखिर तक आप एकदम चीते हो जाएंगे वोकैबुलरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमडीकेट वालों के नहीं बेटे, एनालॉजी नहीं है। अच्छा, ये बात फिर मैं आपको बता दूं, बास बच्चे सवाल कर रहे हैं, लाइबो होमोग्राफ्स होमोनिम्स को हम डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है ना। हम जिस क्लास के अंदर होमोफोन्स को डिस्कस करेंगे वहां इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि होमोग्राफ्स में, होमोफोन्स में और होमोनिम्स में क्या फर्क होता है, वो हम आगे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बात जो मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता दूं क्योंकि बाज़ बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये खाली ई कैट की क्लास है? नहीं बेटा, इंग्लिश की जो क्लास है वो जनरल है, उसके अंदर एमडी कैट, ई कैट, बी कैट सब कवर होता है। तो फास, नर्स, एनएडी, जीआईकेआई, लाम, जेबिस, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उन तमाम टेस्ट को इसमें कवर किया जाएगा। जी साद निजामी, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, बेफिक्र रहिए, हर चीज इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी। तो लिहाजा जो क्लास है वो जनरल है, इसके अंदर 90% जो टॉपिक्स हैं हमारे वो जनरल हैं, यानी कॉमन है। जो कोई चीजें ऐसी हैं जो अलग से हैं उनको पर हम अलग से सॉर्ट आउट करके, जैसे एनालॉजी का एक सवाल है, एनालॉजी हर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता, तो अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक शामिल है तो उनको पर हम सेग्रीगेट करके अलग से हम उसमें करवाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। नहीं महम फातिमा, नहीं है। एक और एनालॉजी की मिसाल बिलाल नासिर, बिल्कुल ले लीजिए। बिलाल नासिर कह रहे हैं कि सर एनालॉजी की एक और मिसाल बता दीजिए। वैसे तो इस पे पूरी क्लास इंशाल्लाह है, लेकिन क्योंकि एनालॉजी जाहिर है कि एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है तो इसलिए बच्चे इसमें परेशान होते हैं। मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, 2 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, बुक एंड पेज, राइट। इसको हम कहते हैं रूट वर्ड्स। ये जो वर्ड्स आपको ऊपर दिए जाते हैं ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। एक है बुक, दूसरा है पेज, ठीक है। अब नीचे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास आ गया ब्रेव, कावर्ड। दूसरा ऑप्शन आ गया वेलिएंट, ये मिट गया है, राइट, वेलिएंट एंड ऑडेशियस। तीसरा हमारे पास आ गया है फॉन
एंड बैटरी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास आ गया है स्नेयर एंड स्नेयर, राइट। ये खास बिलाल नासिर के लिए, और बच्चे भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन एनालॉजी का जो सवाल बिलाल नासिर ने कहा, देखो बुक एंड पेज एक बहुत ही अच्छा। इसमें एक और बात भी है कि जो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे वो जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो। जी दानिश, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ये जरूरी नहीं है कि एनालॉजी के अंदर जो रूट वर्ड्स आपको दिए जाएं वो बहुत मुश्किल हो, बाज़ वक़्त वो इतने आसान होते हैं। बुक एंड पेज, तो असल में मीनिंग नहीं चेक करना वहां पे, हमें उनका रिलेशन चेक करना है, वो रिलेशंस हमें आने चाहिए। अब बुक और पेज के अंदर जो रिलेशन हमें नजर आ रहा है वो क्या है बेटा, वो होल एंड पार्ट का है। जो रिलेशन है ये क्या है, ये रिलेशन है होल एंड पार्ट। बुक होल है और पेज उसका पार्ट है। अब इस होल एंड पार्ट के रिलेशन को आप और कहां देख सकते हैं, देखो ब्रेव एंड कावर्ड ये एंटोनिम्स हैं। ब्रेव माने बहादुर, कावर्ड माने बुज़दिल। वेलिएंट एंड ऑडेशियस, इसको मैं सही कर लूं थोड़ा सा, वेलिएंट, राइट। वेलिएंट माने बहादुर, ऑडेशियस माने भी बहादुर, ब्रेव, तो ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। फोन एंड बैटरी, यस, फोन इज अ प्रोडक्ट, whole and battery is a part. So yes, it can be the answer, but have a glance on option 4, sneer and sneer, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, होमोफॉन्स हैं, तो लिहाजा ये नहीं हो सकते। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, फोन एंड बैटरी। फोन इज होल एंड बैटरी इज इट्स पार्ट। बात समझ में आ रही है बेटे आपको। ये है हमारे पास सवाल जो एनालॉजी के ऊपर बेस करता है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। और हमने इसमें अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, वोकैबुलरी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स को हमने डिस्कस किया है। मोहम्मद अहमद, थैंक यू सो मच बेटे फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाँ एराज, इसका मतलब होता है किसी चीज को कर्टेल करना बेटा, यानी कम कर देना उसकी क्वांटिटी को या डिग्री को। एंटोनिम्स इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि जो रूट वर्ड है ना समी, उसके अंदर वो रिलेशन नहीं है। रूट वर्ड के अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें नीचे ऑप्शंस के अंदर तलाश करना है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह हर टॉपिक को हम इंडिविजुअली अलग से करेंगे, बहुत सारा इसका कंटेंट सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस करने से आपको ये सारे मसाइल जो है ये इंशाल्लाह आपके दूर हो जाएंगे। मोहम्मद महाद एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद टाइम जो है ना वो हमारे पास नहीं बचेगा। आगे भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है, वो इंशाल्लाह आगे हो जाएंगी। सलमान शौकत, थैंक यू वेरी मच बेटा, यू मेड माय डे, थैंक यू वेरी मच। और वो सारे बच्चे जो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं उन सब के लिए ढेरों ढेर दुआएं, और जो नहीं दे रहे उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं बेटा। अगला जो पार्ट है बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस के हवाले से, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज़ मतलब परेशानी का बाइस बन जाती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बेचारे भागते रहे हैं सारी ज़िंदगी इससे, लेकिन कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। तो मसला ये है कि कभी ना कभी तो बकरा छुरी के नीचे आ ही जाता है, और वो क्या है बेटा, वो है ग्रामर। यस, ये वो लफ्ज है जिससे बचपन से बच्चों को एक खास किस्म की चिढ़ रही है, और हम उससे भागते आए हैं कि सर ये ग्रामर का सवाल किसी तरह हमारी जिंदगी से निकल जाए। थैंक यू फातिमा, थैंक यू वेरी मच बेटे। लेकिन ये ग्रामर कहीं ना कहीं आकर के हमारे साथ भिड़ जाती है। अगला जो हमारा सवाल है वो है सेंटेंस करेक्शन का। सेंटेंस करेक्शन के अंदर क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन के अंदर सारी जो फंक्शनल ग्रामर है वो अप्लाई होती है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि जो ग्रामर के अंदर हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे वो हैं जो हमने आज तक नहीं पढ़े होते, इवन उनके नाम तक बाज बच्चों को नहीं मालूम होते। तो लिहाजा जब वो टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच होता है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स के अंदर हैंगिंग आते हैं, डैंगलिंग आते हैं। मॉडिफायर्स के अंदर जो है वो
यस, अच्छा टेस्ट के बच्चे पूछ रहे हैं, वो टेस्ट बेटा जब हम क्लास ले रहे होंगे ना, अभी नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, वो क्लास जब हमारी खत्म होने वाली होगी तो उससे 15 मिनट पहले मैं ही कंडक्ट करूंगा, आपके सामने वो टेस्ट आएगा, उसको हम क्लास के दौरान ही डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। उससे हटके जो आपके टेस्ट होंगे, जो आपका प्रैक्टिस मटेरियल है, वो तो जाहिर है कि पोर्टल पे आपको मिलेगा, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं जिस टेस्ट की बात कर रहा था वो टेस्ट क्लास के अंदर होगा। वेलिएंट का मतलब बहादुर होता है बेटे, बोला मुस्तफा, वेलिएंट माने बहादुर। बिजनेस इंग्लिश वाले भी, जी बेटा बिल्कुल क्लास लेंगे, बिजनेस इंग्लिश वाले भी इस क्लास के अंदर शामिल हैं, उनको भी जो पढ़ाया जा रहा है वो उनके भी सिलेबस का हिस्सा है। देखो थोड़ी सी अप्रोच का फर्क हो सकता है, ई कैट, एम डी कैट, बी कैट की अप्रोच में फर्क हो सकता है, लेकिन सिलेबस जो है वो तकरीबन 90% सेम है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे नस्ट है उसका टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, एनईडी कंपैरेटिवली आसान होता है, एमडी कैट जो है वो आसान होता है, लेकिन बास टेस्ट मुश्किल होते हैं, बास आसान होते हैं, सिलेबस तो वही होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है बेटा कि एक आदमी वो गाड़ी चला रहा है सदर के अंदर, और एक आदमी जो है वो गाड़ी चला रहा है किसी खुले मैदान के अंदर, तो गाड़ी चलाने की टेक्निक तो सेम है, वही गियर है, वही स्पीड है, वही सब कुछ है, लेकिन जो सदर में चला रहा है उसको लग पता जाएगा गाड़ी चलाना होता क्या है, और जो खुले मैदान के अंदर चला रहा है तो उसके लिए तो बच्चों का खेल है। तो लिहाजा काम एक ही होता है, लेकिन उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो कभी कम या ज्यादा हो सकता है। तो बिजनेस इंग्लिश वाले भी इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैं समराइज कर दूंगा आखिर के अंदर, क्लास जब एंड हो रही होगी तो मैं उसको समराइज कर दूंगा। जो बच्चे बाद में आए हैं सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सबको, एंड थैंक यू वेरी मच। नमाज ब्रेक, नमाज ब्रेक इंशाल्लाह हम लेंगे। असल में क्लास का टाइम अभी बीच में ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा एक आध दिन लगेगा चीज़ों को एडजस्ट करने में। दे सकते हैं नमाज ब्रेक, क्योंकि 1:30 बजे जमात हो जाती है ना। 5 मिनट का ब्रेक ले लें, क्या ख्याल है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छा वाह जी वाह, जबरदस्त, थैंक यू अहमद भट्टी। अच्छा लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है, नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तैयब मजहर बिल्कुल सही कहा तैयबा। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा 10 मिनट का कर लेते हैं, अंशरा कह रही हैं 10 मिनट का हम नमाज ब्रेक कर लेते हैं। आप लोग नमाज पढ़ के आइए और फिर यहीं से इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे 15 मिनट तो ऊपर रह क्या जाएगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी साथ निजामी। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन 10 मिनट्स, टेक केयर। टेन मिनट्स होगा ना, मैं पाएगा ना। वहां से चलिए, बस चलिए, सेकंड्स टू ये
All right, beta. So I am back and hope you are also with me. Right. नमाज ब्रेक के बाद हम यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की इंग्लिश के अंदर जो सवाल हमारे पास आते हैं उनमें एक सवाल वोकैबुलरी बेस्ड था जिसको हमने डिस्कस किया, और अब हम दूसरे सवाल पर बात कर रहे हैं, वो है सेंटेंस करेक्शन। ये जो सेंटेंस करेक्शन का सवाल है, वेलकम बैक महात, ये जो सेंटेंस करेक्शन का सवाल है, ये सवाल ग्रामर बेस्ड होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मॉडिफायर्स एक टॉपिक है, कॉन्कर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है, इसी तरीके से फ्रेजेस का एडवर्बल एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस का एक टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो बास टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो हमने पहले पढ़े होते हैं, वेलकम बैक गुलामुद्दीन, और बाज ऐसे होते हैं जो हमने इससे पहले नहीं पढ़े होते, तो हमें फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर पहले हम बात कर लें, ताकि आगे चल के मुझे बार बार उन बेसिक्स को डिस्कस ना करना पड़े। ठीक है ना मोहम्मद हमजा? बहुत सारी चीजें बेसिक्स हैं, वो हम में से अक्सर बच्चों को पता भी होती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब क्लास का हम बाकायदा आगाज करें पहले टॉपिक से, तो फंडामेंटल्स के ऊपर हम बात कर लें, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द टॉपिक्स कमिंग अहेड। अब आपको मैं बताता हूं कि सवाल आता कैसे है। देखें, सेंटेंस करेक्शन में एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसके अंदर 4 पोर्शंस अंडरलाइंड होंगे, जैसे आप देख सकते हैं, ए एज वेल एज, बी एम, सी ड्रिंकिंग, and D after, and you have to decide which underlined portion is not acceptable according to standard written English। आपने ये बताना होगा कि इस जुमले के अंदर जो 4 अंडरलाइन पोर्शंस हैं, इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस करेक्शन का सवाल है। He as well as I am accustomed to drinking coffee after meals। ऑप्शन ए है एज वेल एज, बी है एम, सी है ड्रिंकिंग, और डी है आफ्टर। यस, कैन आई सी योर आंसर्स प्लीज? अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी मैं आपसे खाली रिस्पॉन्स मांग रहा हूं। आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आपके ख्याल में ए बी सी डी में से कौन सा गलत है। राइट फातिमा, समी, आर्यान, हसन, राइट, वजीहा, हसन, उमर फारूक, अमना, मिसबा, हवीद, राइट, अनाया, तैयब, रजा, फहद, यहया, फातिमा। अच्छा, ज्यादातर बच्चे एक ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड आई वॉज क्वाइट श्योर कि वो होगा। अच्छा, सुदैस ने बहुत दफा बी लिख के भेज दिया, 100% कन्फर्म है उनको कि बी गलत है। ठीक है, समीउल्लाह भी कह रहे हैं, मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा। राइट, चले मैं आपको बताता हूं इनमें से कौन सा गलत है। ही एज वेल एज आई एम अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी आफ्टर मील्स, इसके अंदर जो गलत है वो है बी, एम। ये जो एम है ये इनकरेक्ट है। अब आप कहेंगे सर एम कैसे इनकरेक्ट है, हमारे पास आई मौजूद है, और आई के साथ तो हमेशा हमने बचपन से क्या पढ़ा है, हमेशा हमें मिस शाजिया ने पढ़ाया कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। लेकिन ये बात ग्रामेटिकली बाय कोर गलत है। देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना हमारे आधे अधूरे हैं, हमने चीजों को पढ़ा तो है लेकिन उस डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ा। और ना जानना, गलत जानना, ये 2 अलग चीजें हैं। एक है ना जानना, एक है गलत जानना। गलत जानना ना जानने से ज्यादा खतरनाक होता है। जो नहीं जानता ना, वो तो कह रहा है कि जी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन जिसको आता है और गलत आता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि जी मुझे आता है, हालांकि उसको गलत आता है। तो लिहाजा ये जो गलत जानना है, ये ना जानने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जो आई है बेटा, इसके साथ सिर्फ एम नहीं आता, इसके साथ एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, सब कुछ आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस हम कैसे बना रहे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है।
तो यहां पे ये जो एम है ये बिल्कुल गलत है, ही एज वेल एज आई एम। अगर एम गलत है तो फिर इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह इज होना चाहिए। ही एज वेल एज आई इज accustomed to drinking coffee after meals। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये बात सरप्राइजिंग होगी कि ये आई के बाद इज कैसे आ गया, हमने तो बचपन से एम पढ़ा था। So that's what I'm trying to make you understand कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे अधूरे हैं, आधे हैं, वो जब मुकम्मल होंगे तो हमें बात समझ में आएगी। मैं आपको भी फिलहाल इतना बता देता हूं कि ये जो इज है ये एक्चुअली ही के साथ है, आई के साथ नहीं है। ये जो बीच में हमने एज वेल एज वाला पार्ट ऐड किया है, ये पार्ट एक्सटेंशन है। असल जो सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ही है, और ही के साथ जाहिर है कि एम नहीं आ सकता, इज आना चाहिए। तो ही एज वेल एज आई इज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी आफ्टर मील्स, बी इज द राइट आंसर। यानी ये जो बी है, एम है, ये गलत है। तो सेंटेंस करेक्शन में इस तरह के सवाल जो है वो आपको दिए जाते हैं। एक जुमला होगा, उसके अंदर 4 पोर्शंस अंडरलाइंड होंगे, और आपको डिसाइड करना है कि उन चारों में से ग्रामेटिकली कौन सा इनकरेक्ट है। अभी आप कैसे डिसाइड करोगे? ऑब्वियसली जब आप टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपको बात समझ में आएगी। जब तक कि वो टॉपिक हमने ना पढ़ा हो उस वक्त तक कि हमको ये अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं एक और मिसाल इसकी आपको देता हूं, देखिएगा। हमारे पास सेंटेंस आ गया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट डैश क्वेश्चन मार्क। इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। यानी ये सेंटेंस करेक्शन एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में हो सकता है। एक तो हमने कहा सेंटेंस करेक्शन है, ये क्या हो सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकता है, राइट। सेंटेंस कंप्लीशन यानी आपको अधूरा जुमला दिया जाएगा और आपने उसको मुकम्मल करना होगा। लेकिन ये भी अगेन डिपेंड किस पर करता है, ग्रामर के ऊपर करता है। उसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी कि जो ग्रामर से रिलेटेड होगी। तो आई एम वेरी इंट्रोवर्ट डैश, आगे डैश को आपको फिल करना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है एम आई, दूसरा ऑप्शन है एंट आई, तीसरा ऑप्शन है आरंट आई, और चौथा ऑप्शन है एम नॉट आई। इन 4 में से किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। सैदुर रहमान, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। नबीला, थिंक ट्वाइस बेटे। Yes, let me see your responses, please. I am very introvert. Am I? Ain't I? Aren't I? Or am not I? B. यानी second option, ain't I? Okay. रेहान कह रहे हैं B. Zaid, right. Zafar कह रहे हैं A. Manahil says option B. Right. Yes. The more responses. हाँ, ऑप्शन ए अब्दुल हादी says am I? Okay, fine. अच्छा देखो, एक बात तो ये समझो कि ये जो एंट है, ये एंट क्या है बेसिकली, ये स्लैंग है, राइट। स्लैंग क्या होता है, वो जो एक आम बोलचाल की स्ट्रीट लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो स्लैंग कहलाता है। वो एक तरह का स्ट्रीट लैंग्वेज होता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। और याद रखना कि कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर जो कुछ आपको दिया जाता है वो फॉर्मल लैंग्वेज से रिलेट करता है, इनफॉर्मल से नहीं करता है। स्पेशली जो स्लैंग्स वगैरह होते हैं उनको तो बिल्कुल भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो एंट बोलने में ठीक है, बोलने में हम एंट कह सकते हैं, लेकिन लिखने में, फॉर्मल राइटिंग्स में, टेस्ट में ये एंट का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, अगरचे स्लैंग के एतबार से सही है। जी हां, जो सही जवाब है इसके अंदर वो है ऑप्शन सी, आरंट आई।
आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आरंट आई। अब ये आरंट कैसे हो गया? आरंट का मतलब क्या है बेटे? आरंट का मतलब है आर नॉट आई, ठीक है। अभी जो आर नॉट आई है, इसमें आर और आई एक साथ आ रहा है, तो क्या ये सही होगा? ये भी तो गलत होगा ना। जैसे ऊपर मैंने आपसे कहा कि ही एज वेल एज आई इज, आई के बाद इज लगाया, ऐसे अब मैं आई के साथ क्या लगा रहा हूं? मैं आर लगा रहा हूं। तो इससे पता ये चला कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आपने सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो मैं उसमें एक लफ्ज का इजाफा करता हूं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड इंग्लिश ग्रामर। मोहब्बत में, जंग में और इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा अगर हमने इन चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ा हो तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर अधूरा कॉन्सेप्ट है तो यह हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आरंट आई। इसको हम क्या बोलते हैं? ये बेसिकली ये कहलाता है टैग। ये है टैग क्वेश्चन, राइट, टैग क्वेश्चन। अब ये एक सवाल है और सवाल की एक टाइप है और बाकायदा एक टॉपिक है। जब टैग क्वेश्चंस पर हम आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा टैग क्या होता है, कैसे बनते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, तो बात इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है बेटे? वो है सेंटेंस करेक्शन का सवाल। और सेंटेंस करेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? सेंटेंस करेक्शन के अंदर आपको ग्रामर से रिलेटेड सवाल दिए जा रहे हैं। और इसके अंदर ग्रामर के जो भी प्रिस्क्राइब टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, हमें उनको पढ़ना होगा। और जब वो हमारे इंशाल्लाह हो जाएंगे तो फिर हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये हो गया एक और हमारा सवाल। अब हम चलते हैं एक और चीज की तरफ, और वो क्या है? वो है कॉम्प्रिहेंशन, राइट। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, राइट। वो पैसेज जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उस पैसेज के साथ आपको सवालात दिए जाएंगे और आपने उस पैसेज को पढ़ के उन सवालात को आंसर करना होगा। पैसेज क्योंकि ज़ाहिर है कि एक डिटेल चीज होती है, तो उसका मैंने स्पेसिमेन यहां पर नहीं डाला, मैं आपको खाली वर्बली बता रहा हूं। ओके साबिर, मैंने उसके अंदर जो है वो साबिर की फरमाइश हम पहले पूरी कर लेते हैं। साबिर से इसके साथ डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर ले, ठीक हो गया साबिर। तो ये जो पैसेज आपको दिया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या कहलाता है? बेसिकली ये पैसेज रीडिंग कहलाती है। डिफरेंट कलर से वैसे जरा ज्यादा अच्छा लगता है ना, एक अच्छी फील आती है। तो ये जो पैसेज रीडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करता है। यानी आपने जो पढ़ा, क्या वो आपको समझ में आया? उसके अंदर क्या आपने रिटोरिकल्स को देखा? क्या उसका कॉनोटेशन जुमलों का आपको समझ में आ रहा है? उसके अंदर जो वर्ड डिक्शन इस्तेमाल हुआ, क्या आप उसको रिलेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जी हितेश, ये तमाम चीजें जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या है? अंडरस्टैंडिंग, यानी पैसेज को पढ़ के आप उसे कितना समझ सकते हैं, इस सवाल में बेसिकली इसको जज किया जाता है। क्योंकि आगे जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो वहां आपको बहुत कुछ खुद से पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंग्लिश जो है वो उसकी कोर है। लैंग्वेज अगर आपकी स्ट्रांग है, उसके अंदर रीडिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, तो बहुत सारा काम वो आप बगैर किसी की मदद के खुद से भी कर सकते हैं। हैदर अली, इट कैन बी डिफिकल्ट बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हर बच्चे का अपना एक कैलिबर है ना। हो सकता है कि बाज़ बच्चों के लिए ये सवाल आसान हो और हो सकता है बाज़ के लिए मुश्किल हो। बट यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह इतनी कर लेंगे कि अगर किसी के लिए मुश्किल भी है तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। और हितेश कह रहे हैं कि कोई बुक या वेबसाइट जो है वो रिकमेंड कर दें। बेटा इसका बहुत सारा मटेरियल और कंटेंट आपको अवेलेबल होगा हमारे पोर्टल के ऊपर भी। मैं क्लास के अंदर भी इंशाल्लाह इसको वक्तन फवक्तन सॉल्व करवाता रहूँगा। और अगर ज़रूरत महसूस हुई कि कोई एक्सटर्नल सोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है तो वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं अभी इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने काम शुरू नहीं किया है।
मैं बता देता हूं मोहम्मद अहमद, अभी हमने काम शुरू नहीं किया है, तो जब तक काम शुरू ना हो जाए उसकी कोई सोर्सेज बताना या उसके लिए मजीद कोई रिकमेंडेशंस देना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। मोहम्मद समीउल्लाह एग्जाम्पल कह रहे हैं बेटे, एग्जाम्पल किसकी, कॉम्प्रिहेंशन की कह रहे हो? तो वो मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि एक पैसेज होगा, अगर आप कराची बोर्ड से हो, समी कौन से बोर्ड से हो बेटा? अगर आप कराची बोर्ड से हो मिसाल के तौर पे, तो आपने मैट्रिक के अंदर भी किया होगा और आगे सेकेंड ईयर के अंदर भी आप करेंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर भी एक कॉम्प्रिहेंशन का सवाल डेफिनेटली आप कर आए होंगे, जिसमें एक पैसेज, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उससे रिलेटेड सवालों को फिर आपने आंसर करना होता है। तो इसका इंशाल्लाह स्पेसिमेन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इस पर आप परेशान ना हो। फिलहाल क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ पर रोकेंगे। मैं इसका रिव्यू जल्दी से आपके सामने पेश कर दूं। जी बेटे बिल्कुल ज़ीशान कादिर, ये तो कोर है ना, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। हुनैन रिवाइज करवा दूं बेटा, बिल्कुल। अब जरा जल्दी से आखिरी 2-3 मिनट के अंदर। अच्छा, हुसैन कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बेटा इंग्लिश के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं है, 11-12 नहीं है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर एक जनरल सिलेबस है जो कवर करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जी उमर अदनान, जी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है उमर अदनान, बिल्कुल। मैंने बताया था कि इंग्लिश के अंदर 11 और 12 नहीं है बेटा, इंग्लिश में एक जनरल सिलेबस है जो तमाम यूनिवर्सिटीज को कवर करता है। इसका इंटरमीडिएट की इंग्लिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है बेटे। तो अच्छा, अब्दुल बाकी क्या कह रहे हैं, इनका कमेंट पढ़ लूं मैं, जरा लंबा है कमेंट थोड़ा सा। वो करेंगे इंशाल्लाह अब्दुल बाकी, अभी टॉपिक हुआ नहीं है। जब हम एनालॉजी के ऊपर आएंगे तो वो सारे रिलेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अभी तो खाली वार्म अप हुआ है, It was just a warm-up class. I just wanted to let you have a glimpse of the syllabus and the paper pattern कि किस तरह की चीजें सवालात के तौर पे आपके सामने आ सकती हैं। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पोर्टल के ऊपर प्रैक्टिस स्टफ भी मिलेगा, आपके टेस्ट भी होंगे और हर चीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, आप कराची के, बल्कि आई मस्ट से पाकिस्तान के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गए हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स वी हैव हियर इन पाकिस्तान। तो आपकी परेशानियां अब हमारी परेशानियां हैं, आपने परेशान होना छोड़ देना है, ये काम हमारे लिए रहने दीजिए। इंशाल्लाह इस पर हम आपको वक्तन तो वक्तन ब्रीफ करते रहेंगे। नाउ वेरी क्विकली, आखिर के 2 मिनट हैं, मैं इसको एक बार रिव्यू कर देता हूं जल्दी से आपके सामने, ताकि वो बच्चे जो बाद में आए थे उनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट जो हमारा आता है बेटा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ई कैट हो, एमडी कैट हो, बी कैट हो, सबका इंग्लिश का एक जनरल सिलेबस है जिसको इस क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। उसमें जो सवाल हटकर आते हैं उनको अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो इस क्लास के अंदर डिस्कस नहीं होंगे। और जी जावेद जवाद, वही बता रहा हूं बेटा आपको। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर एक सवाल वोकैबुलरी बेस्ड आता है जिसमें सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, होमोनिम्स या होमोफोन्स होते हैं और एनालॉजी का सवाल होता है। दूसरा सवाल सेंटेंस करेक्शन पर या सेंटेंस कंप्लीशन पर होता है, जिसमें आपको ग्रामर को चेक किया जाता है। अव्वाब थैंक यू वेरी मच बेटे, उसमें आपकी ग्रामर को चेक किया जाता है। तीसरा सवाल जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज बेस्ड होता है, उसमें आपकी रीडिंग को और अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। तो ये सारा का सारा काम जो है ये नहीं करेंगे, नहीं तैयबा ड्रिंकिंग नहीं होगा बेटा। अच्छा तैयबा अभी वहीं पे हैं, पीछे वाली स्लाइड के ऊपर हैं, ड्रिंकिंग के ऊपर कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये 2 आया है ना तैयबा, आप सोच रही होंगे सर 2 आया है तो 2 के साथ ड्रिंकिंग कैसे आ रहा है, ड्रिंक होना चाहिए था। नहीं बेटे, ये 2 प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खदीजा मंसूर कह रही है कि अच्छा ओके फाइन के साथ साथ, अच्छा खदीजा मंसूर का कमेंट क्या था बेटा, जरा देखिएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हमारी कवर होंगी बहुत आराम से, तफसील से, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास समझ में आई है और आपके कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर हुए हैं। जो नहीं हुए वो आगे चल के इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अगर सब कुछ क्लियर है तो जस्ट गिव अ थम्स अप एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नर्स में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नर्स के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से, जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नर्स के अंदर। डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस। आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे। प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों MCQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ECAT नेट बैच हो, NTS बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या MD कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके
इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQ सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैजेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैजेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैजेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैजेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैजेस से कई बच्चे हर साल MD कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक MD कैट 2026 का या नेक्स्ट MD कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, SMC हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, KMDC हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे MD कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, E-कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप E-कैट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे। और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या A लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैजेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडे की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो A लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे A लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि A लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, A लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो A लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी SAP की ERP सिस्टम्स की, ERP कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह SAP होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं।
यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है, क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है, सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना, सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हर हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लास में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।